हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है रोहित तिवारी और आज है 27 मई। तो आज बात करेंगे हम लोग कुछ आज की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में जो कि द हिंदू में छपी हुई हैं। ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम लोग अपने इस करंट अफेयर्सों में आप लोगों को क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, जिसमें फ्री पीडीएफ मटेरियल मिलता है, डेली मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन यूपीएससी फ्री प्रैक्टिस क्वेश्चन और डेली न्यूज़ एनालिसिस जो है आप तक पहुंचाई जाती है और जो कि हमारे टेलीग्राम के चैनल्स पर आपको दिखाई पड़ेगी। आप वहां अगर जाकर ज्वाइन करेंगे तो आपको मिल जाएगा, वो सारे पीडीएफ मटेरियल आपको मिलेंगे जो हम यहाँ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो चलिए आज के आर्टिकल के बारे में समझते हैं क्या क्या आर्टिकल हमको पढ़ना है। सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल हमको पढ़ना है एनजीटी के बारे में कि एनजीटी ने अभी द हिंदू के द्वारा छापी गई एक रिपोर्ट को संज्ञान में लेते हुए जो यमुना का फ्लड प्लेन्स था, मतलब कि यमुना के जो बाढ़ के मैदान है, उनको दोबारा से नामांकित करने की बात की जा रही है। या एक प्रकार से उनका क्षेत्र का निर्धारण किया जाएगा। ठीक है, उस बारे में ये आर्टिकल है। दूसरा है पीवीटीजी, जो हमारे देश के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो कि बहुत पिछड़े हुए हैं, उनके संबंध में कुछ योजनाओं की बातचीत होगी। और तीसरा, जो इस समय भारत में या पूरी दुनिया में नॉर्थ नदर्न हेमिस्फीयर की बात हो रही है, यहाँ पे हीट वेव जो है बहुत तेजी से फैल रहा है। इसके बारे में बताया गया कि ये बहुत धीरे से आगे बढ़ रहा है लेकिन बहुत समय तक टिकने वाला है। ठीक है। चौथा आर्टिकल है जो भारत ने व्यापार किए हुए उसमें से 10 में से जो 9 देश हैं भारत के, 9 देशों के साथ जो है भारत ट्रेड डिफिसिट में है, मतलब व्यापार घाटे में है। केवल अमेरिका को छोड़कर बाकी सारे देशों के साथ भारत जो है व्यापारिक घाटे में दिखाई पड़ रहा है। ठीक है। चलिए आज के पहले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का पहला आर्टिकल है एनजीटी, इससे संबंधित। एनजीटी ने एक सीओ मोटो, जिसको हम स्वतः प्रेरणा या स्व प्रेरणा की बात करते हैं, इससे एक मामले को उठाया है जिसके बारे में उसने 2015 में एक निर्णय दिया था कि जो यमुना, दिल्ली में यमुना बाढ़ से प्रभावित जो मैदानी इलाके थे उनका सीमांकन करना और इसके संबंध संवेदनशील पारिस्थितिक तंत्र को दोबारा से उसको बचाने के लिए निर्धारित करना, इन सारी चीजों के बारे में एक बुनियादी कदम उठाने के लिए अधिकारियों को बोला था। इससे 9 साल पहले ही बोला था, लेकिन अभी भी अधिकारियों द्वारा कोई खास कदम उठाया नहीं गया। ठीक है, वो अभी भी अधूरा है। तो द हिंदू ने अपने न्यूज आइटम के द्वारा यह यह प्रकाशित किया और उसको आप समझ सकते हैं। ये जो न्यूज आइटम प्रकाशित हुआ था, जो भी समाचार आया हुआ था, वह प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के उल्लंघन का संकेत देता है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण जो न्यूज जो समाचार था उसके मानदंडों के अनुपालन से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दा जो है उठाया गया है एनजीटी के द्वारा, और इस पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय भी आने वाला है। ठीक है, इस समय जो एनजीटी के प्रमुख है, जो चेयरपर्सन है, वो है प्रकाश श्रीवास्तव, और वो इस मामले की जो है एक प्रकार से प्रमुखता से देख रहे हैं, उसके हेड हैं। ठीक है। चलिए अगले आर्टिकल पर आते हैं, थोड़ा सा एनजीटी के बारे में समझ लेते हैं। जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, इसकी स्थापना जो है 18 अक्टूबर 2010 को एनजीटी अधिनियम 2010 के तहत बहुविषयक मुद्दों वाले किसी भी पर्यावरणीय विवाद से निपटने के लिए एक विशेष निकाय के रूप में की गई थी। इसका मतलब है कि पूरे भारत में इन्वायरमेंट से रिलेटेड अगर किसी भी मुद्दे में विवाद उत्पन्न हो रहा है, कोई भी मुद्दा है, तो उसको देखने के लिए एनजीटी का जो है स्थापना की गई है 2010 में। ठीक है, ये पूरा इसका मामला है। ठीक है। और इसका जो गठन है वह राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण, जिसको आप इंग्लिश में बोलेंगे नेशनल नेशनल इन्वायरमेंटल अपीलेट अथॉरिटी। ठीक है, नेशनल इन्वायरमेंटल अपीलेट अथॉरिटी को बोलेंगे, इसकी जगह पर किया गया था। और यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 से भी प्रेरणा लेता है, क्योंकि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 है वो बोलता है कि हर नागरिक को जो है स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है। ठीक है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। तो इसी के थ्रू जो है एनजीटी का जो है एक प्रकार से आप मान सकते हैं कि गठन किया गया है। ठीक है, हमारे अधिकारों को सुरक्षित करता है, हमारे पर्यावरणीय अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए, एक प्रकार से स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के लिए खास करके भारत के नागरिकों को यह एनजीटी का गठन किया गया। ठीक है, ये पूरा मामला है। चलिए अगले स्लाइड पर आते हैं। अब समझते हैं पीवीटीजी। एक ग्रुप है भारत में। ठीक है, इनको आप बोलते हैं कि भारत के बहुत ही ऐसे आदिवासी समूह हैं जो बहुत ही पिछड़े हुए हैं। ठीक है, इनको आप बोलते हैं विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं?
विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह। तो भारत में भारत जो है वो कई आदिवासी समूहों का एक प्रकार से घर माना जाता है, जिसमें से 75 आदिवासी समूह राज्यों में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के रूप में पहचाने जाते हैं। और अगर आधिकारिक आंकड़ों की बात की जाए तो लगभग 14 लाख घर जो है इसमें शामिल किए गए हैं। तकरीबन 14.6 लाख घर जो हैं इनमें शामिल किए गए हैं। और ये जनजातियां जो हैं वो बहुत दूर स्कैटर्ड, जैसे बिखरी हुई हैं, पूरी फैली हुई हैं और बहुत दूर दराज के इलाकों में और अक्सर ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में निवास करती हैं जिनकी विशेषता उनकी आजीविका के लिए तरीकों और उपकरणों पर निर्भरता है। मतलब कि अभी भी अगर आप देखेंगे ऐसे जो ग्रुप हैं वो अभी भी बहुत पुरानी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्रीकल्चर की ही आप बात करें तो अगर हम अपनी बात करेंगे तो आज हम जो है एग्रीकल्चर करते हुए बहुत सारे नए टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हम नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये जो पीवीटीजी ग्रुप है ये आज भी प्री एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। मतलब जब कृषि की खोज हुई थी उसके आसपास जितनी सरल ढंग से खेती की जाती थी उस समय की खेती जो करी जाती थी उसी के बराबर की खेती आज करते हैं, मतलब उसी लेवल पर। इसका दूसरा अर्थ ये है कि आज भी ये टेक्नोलॉजिकल रूप से बहुत पिछड़े हुए हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल रूप से बहुत ज्यादा बैकवर्ड है ये। ठीक है, और इनकी स्थिति भी भारत में बड़ी खराब है क्योंकि जो भी जनजातीय समूहों से संबंधित जो फंड सरकार जारी करती है वो फंड जो है ऐसे आदिवासी समूह उसका लाभ उठा लेते हैं जो इनसे बेहतर स्थिति में, मतलब जो पीवीटीजी से बेहतर स्थिति में ऐसे आदिवासी समूह सरकार के द्वारा जारी किए गए फंडों का लाभ उठाते हैं। इसलिए मजबूरन जो है भारत को या भारत सरकार को पीवीटीजी से रिलेटेड जो है अलग से जो है योजनाएं चलानी पड़ी। ठीक है, ये पूरा मामला है। आगे समझते हैं। भारत सरकार ने उनके पिछड़ेपन को पहचानते हुए पीवीटीजी की एक सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए 2023-24 में प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन की घोषणा की। मतलब सरकार ने क्या चालू किया, एक प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास कार्यक्रम स्टार्ट किया और इस पहल के अनुरूप जो है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान चलाया गया, जिसको हम बोलते हैं पीएम जनमन। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, पीएम जनमन। और इसको हमने कब लॉन्च किया था, इसको प्रधानमंत्री ने या भारत सरकार ने नवंबर 2023 में लॉन्च किया गया और इसका जो बजट था वो तकरीबन 24,000 करोड़ रुपए था। ठीक है, काफी भारी भरकम बजट के साथ इनको लॉन्च किया गया था। इसका जो बजट था वो 24,000 करोड़ रुपए था। ठीक है, और पीएम जनमन जो योजना है वो पीवीटीजी को बहुत ही विशेष या आवश्यक सेवाएं प्रदान करना चाहता है, जिसमें से 11 महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों के माध्यम से उनको सुरक्षित, जैसे कि पहली चीज क्या हो जाएगी, एक तो सुरक्षित आवास हो गया, मतलब आवास, फिर स्वच्छ पेयजल हुआ और स्वच्छता, मतलब 3 विशेष चीजें। एक तो आवास हो गया, ठीक है, दूसरा पेयजल हो गया, ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, और तीसरा जो है वो हो गया स्वच्छता। ये 3 महत्वपूर्ण और बहुत ही बेसिक चीजें मुहैया कराने का एक प्रकार से लक्ष्य रखा गया है इस योजना के तहत। और पीवीटीजी और फ्रंट लाइन अधिकारियों को जो है आवास योजना के लिए पंजीकरण करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन का भी उपयोग करने के लिए जो है कहा गया है। और यह अपने आप में एक प्रकार की चुनौती ही है। जो पीएम जनमन की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना है, मतलब कि जो जिसको आप बोलते हैं डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, क्योंकि जो भी योजनाएं पीवीटीजी को पहुंचाई जाएंगी वो सीधे उनके यहाँ तक पहुंचाई जाए, जिससे बीच में किसी प्रकार का लीकेज ना हो पाए। ठीक है, अब इस योजना का जो लक्ष्य है वो है कि 2026 तक 4.9 लाख पीवीटीजी परिवारों तक पहुंच जाना है। ठीक है, और इसका उद्देश्य यह भी सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक पीवीटीजी परिवार के पास सुरक्षित और रहने योग्य आवास हो और उन्हें पर्यावरणीय चुनौतियों से, मतलब जो पर्यावरणीय चुनौतियां होती हैं उनसे जो उनका सामना होता है उससे बचाने का और उनको सुरक्षा की भावना प्रदान करने का जो है उद्देश्य बना था। ठीक है, और इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 3 किस्तों में, मतलब 3 इंस्टॉलमेंट में 2.39 लाख रुपए प्राप्त करने का हक दिया गया है और इसको प्राप्त करने के वो एक प्रकार से हकदार माने जाएंगे। ठीक है, ये आपका पूरा मामला हुआ। आगे देखते हैं। अब अगर हम समस्याओं की बात करें कि ये जो पीवीटीजी स्कीम्स हैं इनकी क्या समस्याएं हो सकती हैं, तो इसमें एक महत्वपूर्ण चीज ये पता चलती है, जो निष्कर्ष है उससे ये पता चलता है
कि जो पीएम जनमन हाउसिंग पीबीटीजी और फ्रंट लाइन अधिकारियों के लिए समावेशित और पहुंच संबंधी चुनौतियों का सामना करता है। जैसे कि एक प्रकार से आप देखिएगा, जैसे कि मोबाइल एप्लीकेशन की ही बात कर लीजिए, ठीक है। अगर हम मोबाइल एप्लीकेशन की ही बात कर लें, तो चूंकि ये इतने पिछड़े हुए समूह हैं, वहां तक इसको पहुंचाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और एक और समझिए बात कि ये चूंकि इतने पिछड़े हैं कि इनके तक वो योजनाएं जो है पहुंच नहीं पाती, बड़ी समस्या इस बात की भी है। और भारत सरकार जो है उसने पीएम जनमन आवास योजना के लिए पीबीटीजी जो परिवार हैं उनको पंजीकृत करने के लिए ब्लॉक स्तर पर, पंचायत स्तर पर अधिकारियों के आवास प्लस नाम का मोबाइल जो है ऐप प्रदान किया, ठीक है। मोबाइल ऐप का क्या नाम हो सकता है, क्या नाम है, आवास प्लस। अब देखिए, अगर हम सवाल की बात करें, खास करके प्री लेवल की सवाल की बात करें, तो एक सिंपल सा सवाल आ सकता है कि आवास प्लस, ऐसे सीधा सवाल आएगा, आवास प्लस मोबाइल एप्लीकेशन, आवास प्लस मोबाइल एप्लीकेशन का संबंध किस योजना से है। बस एक छोटा सा सवाल आएगा, और अगर आपको जानकारी नहीं होगी तो आप इस सवाल को नहीं कर पाएंगे, सीधी बात है। छोटा सा सवाल आएगा कि आवास प्लस मोबाइल ऐप प्रदान किया, मतलब इस मोबाइल ऐप का संबंध किससे है, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं जो हैं आवास से संबंधित हैं, तो आप इसमें क्या हो जाएंगे, इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। यह जो ऐप है, यह 3 प्राथमिक क्षेत्रों में लाभार्थियों का डेटा इकट्ठा करता है। यह घरों की स्थिति को रिकॉर्ड करता है, उनके ब्लॉक, पंचायत और गांव को एक प्रकार से नोट करता है। यह घरेलू प्रोफाइल कैप्चर करता है, मतलब उनकी पूरी घरेलू प्रोफाइल क्या है। नियोजित निर्माण स्थानों के लिए जियो टैगिंग को भी शामिल करता है, मतलब कहां पर उनके घर का निर्माण किया जाए, कहां पर उसको एक प्रकार से बनाया जाए कि उनके लिए बेहतर होगा। और फिर नगद हस्तांतरण के लिए बैंक खाते का भी विवरण एकत्र करता है, मतलब कलेक्शन करता है जो बैंक का पूरा विवरण है उसको भी, कि किस प्रकार से वो पीपीटीसी समूहों में उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करें, ठीक है। ये मामला है। अब एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जिसको भी पीएम जनमन आवास योजना का पंजीकरण करवाना है, उसके पास जॉब कार्ड का होना बहुत जरूरी है, ठीक है, जॉब कार्ड, ठीक है। पिछले, हालांकि अगर देखा जाए पिछले 2 वर्षों में जो 8 करोड़ से अधिक मनरेगा के श्रमिकों को निकाल दिया गया है या उनको उनके जॉब से हटा दिया गया, जिनमें से बहुत सारे लोग पीबीटीजी समूह से संबंधित हैं, ठीक है। बड़े पैमाने पर उनका जो है नाम हटा दिया गया है। इस कारण इस योजना में पंजीकरण करने के लिए उनकी अयोग्यता हो गई है, ठीक है, क्योंकि उनका जॉब कार्ड हट गया है। और जॉब कार्ड का मतलब क्या है, मनरेगा का ही तो जॉब कार्ड बनता है, ठीक है। और जब मनरेगा से उनको हटा दिया गया तो उनका जॉब कार्ड भी खत्म हो गया है, और जब उनका जॉब कार्ड खत्म हो गया है तो फिर इस योजना का लाभ वो नहीं उठा सकते हैं, ठीक है, मामला ये है। और इसके अतिरिक्त कई लाभार्थियों ने अपने जॉब कार्ड के साथ किसी और के पंजीकरण के मामलों की सूचना दी है, जिससे समस्या और बढ़ गई। जैसे गांव घर में क्या होता है, बहुत लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो जब लोग अपना नाम लिखवाते हैं तो मोबाइल नंबर किसी और का दे देंगे। आपने बहुत बार देखा होगा, नाम अपना लिखवाएंगे और मोबाइल नंबर किसी और का दे देंगे, और विवरण भी किसी और का दे देंगे। तो जब मेन समय आया पीबीटीजी योजना के डिस्ट्रीब्यूशन का, तो जिनके पास जॉब कार्ड था लेकिन वो जॉब कार्ड का विवरण किसी और के नाम पर था, तो इनको अब वो इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा, ये भी एक समस्या है, ठीक है। अब पंजीकरण के लिए उपलब्ध कराए गए मोबाइल ऐप का एक उल्लेखनीय पहलू गांवों की पूर्व आबादी वाली सूची है। पूर्व आबादी वाली सूची मतलब कि इनका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो हुआ ही नहीं। हालांकि ऐप और मनरेगा जॉब कार्ड में आबादी वाले गांवों की संख्या में भी विसंगतियां पाई गई, जिससे लाभार्थियों और अधिकारियों के बीच भ्रम पैदा हुआ। सीधी सी बात है, जब एप्लीकेशन में या डॉक्यूमेंट में नाम जो है वो बहुत पहले से रहता है या उनका अपडेशन नहीं हुआ रहता, मतलब नाम का अपडेशन नहीं होता, किसी का नाम कुछ और है, लिखवाया कुछ और गया है। कई लोगों को तो ये पता ही नहीं होता कि हमारा डॉक्यूमेंट में, बहुत लोगों को नहीं पता होता डॉक्यूमेंट में क्या नाम है, क्या जन्म तिथि है, किस समय वो कौन सा काम कर रहे थे। तो इस वजह से जब किसी भी योजना को एक प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करना होता है गांव में, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में, उसके मैनेजमेंट में बहुत समस्या आती है, ठीक है। तो उदाहरण के लिए ऐप के ड्रॉप डाउन में 22 गांव हैं, मतलब जो एप्लीकेशन है उसमें 22 गांव है, जबकि मनरेगा प्रबंधन सूचना प्रणाली, जिसको हम MIS बोलते हैं, इसमें आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले में वंजारी पंचायत के लिए 31 गांव है, मतलब इसमें 22 गांव का विवरण है, और जो बंजारी पंचायत के लिए 31 गांव है। तो इस प्रकार की विसंगतियां पाई जाती हैं, और जब डेटा मैच नहीं करता तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं, ठीक है। चलिए अब थोड़ा समझते हैं कि व्हाट इज पर्टिकुलरली
वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, ये पीवीटीजी आखिर में होते क्या है, ठीक है, इनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि जो पीवीटीजी समूह या जो ग्रुप है वो होता क्या है। तो जनजातीय समूहों में जो पीवीटीजी समूह है वह सबसे ज्यादा असुरक्षित है, सबसे ज्यादा वल्नरेबल है, जिसको आप बोलते हैं वल्नरेबल, ठीक है, सबसे ज्यादा सुभेद्य या सबसे ज्यादा असुरक्षित ग्रुप है, ठीक है। और इस कारक के कारण अधिक विकसित और मुखर आदिवासी समूह आदिवासी विकास निधि का एक बड़ा हिस्सा लेते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि चूंकि ये बहुत असुरक्षित है, इस वजह से क्या होता है, जितनी भी सरकारी निधियां या जितनी भी सरकारी योजनाएं जनजातियों के लिए आती हैं तो उसका जो फायदा होता है वो जनजातीय समूह में जो ज्यादा विकसित और ज्यादा मुखर समूह है वही इसका फायदा उठा लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण पीवीटीजी को अपने विकास के लिए अधिक धन की आवश्यकता होती है, ठीक है। और इसी संदर्भ में हुआ क्या, 1975 में भारत सरकार ने ढेबर आयोग की सिफारिश पर, यह ध्यान रखिएगा, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जब ये पूछा जाए कि आखिर पीवीटीजी समूह का गठन या पीवीटीजी समूह किस समिति की सूचना या किस समिति की सिफारिश पर हुआ था, तो वो ढेबर आयोग की सिफारिश पर हुआ था। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है। ढेबर आयोग की सिफारिश पर जो है पीवीटीजी समूह का जो है एक प्रकार से गठन किया गया, उनको निर्धारित किया गया, ठीक है। तो ढेबर आयोग की सिफारिश पर 52 आदिवासी समूहों को पीवीटीजी घोषित किया गया और इस समय वर्तमान में 705 अनुसूचित जनजातियों में से 75 अनुसूचित जातियां जो हैं वो पीवीटीजी हैं, ठीक है। और पीवीटीजी जो है देश में 2011 की जनगणना 18 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में फैले हुए हैं। मतलब अगर 2011 की जनगणना के आधार पर देखा जाए तो ये टोटल 18 राज्यों में फैले हुए हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश में फैले हैं, ठीक है, ये समझिएगा। और उड़ीसा में पीवीटीजी की सबसे अधिक संख्या है। उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जिसमें तकरीबन 2.5 लाख से अधिक पीवीटीजी समूह पाए गए हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा जो पीवीटीजी की विशेषताएं या उनके लक्षण समझिए क्या होता है। इनकी जो जनसंख्या होती है वो या तो स्थिर होती है या तो घट रही है। इनकी जो टेक्नोलॉजी है, जो प्रौद्योगिकी है, वो प्री एग्रीकल्चर है। प्री एग्रीकल्चर मतलब एग्रीकल्चर का स्टार्टिंग फेज में जो जिस प्रकार की एग्रीकल्चर की जाती थी वो, और इनकी जो साक्षरता स्तर या लिटरेसी रेट है या जो लेवल है वो बहुत कम है। और अर्थव्यवस्था क्या है, निर्वाह स्तर, मतलब निर्वाह स्तर की इकोनॉमी चलाते हैं, मतलब ये व्यापार वगैरह नहीं करते, ये सिर्फ अपना जीवन यापन करने के लिए एग्रीकल्चर या अर्थव्यवस्था का वो चलाते हैं, ठीक है। अब ध्यान रखें कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं जो हैं वो पीवीटी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में समझ लीजिए। इसमें जो है जनजातीय कार्य मंत्रालय विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों के विकास के नाम पर एक योजना लागू करता है, ठीक है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें 18 राज्यों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश को 100% केंद्रीय सहायता का प्रावधान है। ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आपसे सवाल पूछा गया कि ऐसा केंद्र शासित प्रदेश बताइए जहां पर एक पीवीटीजी समूह पाया जाता है, तो कौन सा हो गया, वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हो गया। एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर पीवीटीजी समूह पाया जाता है। पीवीटीजी के विकास की योजना का उद्देश्य उसकी संस्कृति और विरासत को बरकरार रखते हुए व्यापक तरीके से पीवीटीजी का सामाजिक आर्थिक विकास करना है, ठीक है। और योजना के एक भाग के रूप में राज्य सरकारें पीवीटीजी के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका योजनाओं जैसे क्षेत्रों को पूरा करने के लिए तैयार की गई परियोजनाएं चलाती हैं, ठीक है। ये बात समझिएगा। अब जैसे जो पीएम जनमन योजना है, ये एक फ्लैगशिप योजना आप इसको मान सकते हैं। फ्लैगशिप प्रोग्राम का मतलब इसके अंदर बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, ठीक है। जैसे अगर आप इसी की बात करें, इसमें लिखा हुआ है सबको पक्का घर मिलेगा, हर घर नल से जल, गांव गांव तक सड़क, हर घर में बिजली, ठीक है, शिक्षा के लिए हॉस्टल और कौशल विकास होगा, दूर दराज गांव तक मोबाइल मेडिकल यूनिट होगी, सबको पोषण मिलेगा, उन्नत आजीविका होगी, दूर दराज गांव तक मोबाइल नेटवर्क होगा। ये सारी जो वो है, ये जो सारे विजन है, जो सारे ऑब्जेक्टिव हैं, ये किसके लिए है, ये सब जो है पीवीटीजी समूह के लिए है, ठीक है। ये बात आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। दूसरी चीज, अगर हम एक शॉर्टकट में देखना चाहें पीवीटीजी के बारे में, तो देखिए 18 स्टेट में और एक यूनियन टेरिटरी में जो है पीवीटीजी समूह है, 75 टोटल पीवीटीजी समुदाय हैं
24,000 करोड़ इनको एलोकेट किया गया, मतलब इनके लिए 24,000 करोड़ का एक प्रकार से बजट बनाया गया है। 7 लाख हाउस होल्ड इसमें शामिल है, 28 लाख जो है पूरी पॉपुलेशन है इनकी, और जो इनका कन्वर्जेंस है वो 9 मिनिस्ट्री के साथ है, मतलब 9 मिनिस्ट्रीज के साथ इनको मिलाया गया है। और टोटल 11 बेसिक एमिनिटीज, मतलब जो 11 बेसिक जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए इनको इस प्रोग्राम को चलाया गया है। ठीक है, और एम्पावरिंग ट्राइबल्स ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, मतलब हम अपने जो जनजातीय समूह उनको एम्पावर करेंगे, जिससे कि इंडिया का जो है एक प्रकार से ट्रांसफॉर्म होगा। ठीक है, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान इसको बोलते हैं। ठीक है, ए विजनरी इनिशिएटिव टुवर्ड्स ट्राइबल वेलफेयर। चलिए, इंडिया रिकॉर्ड ट्रेड डेफिसिट विथ 9 ऑफ 10 ट्रेडिंग पार्टनर्स इन 2023-24, मतलब इसमें बताया गया है कि जो भारत है उसने जो 10 टॉप 10 देशों के साथ जो उसने व्यापार किया है उसमें 9 देशों के साथ उसने ट्रेड डेफिसिट किया एक प्रकार से, मतलब उसको व्यापार का घाटा हुआ है, जिसको आप बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं वो कौन कौन से स्टेट हैं या कौन कौन से राज्य हैं जिनके साथ इनको ट्रेड डेफिसिट हुआ है। अगर हम इसको इसको टोटल जो ट्रेड बैलेंस है वो किसमें हम पढ़ेंगे, मिलियन डॉलर में। तो चाइना के साथ कितना हुआ है, 85,087 मिलियन डॉलर। रसिया के साथ कितना हुआ है, 57,170 मिलियन डॉलर, मतलब ये ट्रेड डेफिसिट है भारत का। ठीक है, टीडी इसको बोलिए आप, ट्रेड डिफिसिट। इराक के साथ सोचिए, इराक से भी इसका ट्रेड डिफिसिट है 26,650 मिलियन डॉलर का। सऊदी अरबिया के साथ 20,244 मिलियन डॉलर का। इंडोनेशिया के साथ 17,422 मिलियन डॉलर। साउथ कोरिया के साथ 14,719 मिलियन डॉलर। यूएई के साथ 12,393 मिलियन डॉलर। हांगकांग के साथ 12,206 मिलियन डॉलर। सिंगापुर के साथ 6,787 मिलियन डॉलर। और एकमात्र यूनाइटेड स्टेट ऐसा देश है जिसके साथ भारत जो है 36,742 मिलियन डॉलर के साथ ट्रेड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करके, बल्कि एक प्रकार से ट्रेड का फायदा आप इसको बोल सकते हैं कि व्यापार का फायदा हुआ है भारत को। ठीक है, व्यापार मुनाफा जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, ये आपका पूरा मामला है। ये जो आंकड़े आपको बताए जा रहे हैं पूरे आंकड़े जो है जो 2023-24 के हैं। ठीक है, चलिए अगले पर आते हैं। इजराइल के जो पीएम हैं बेंजामिन नेतन्याहू जी, इन्होंने क्या कर दिया है, इन्होंने इनकार कर दिया है कि वह गाजा में युद्ध को समाप्त नहीं करेंगे। मतलब उन्होंने क्या बोला है कि हम गाजा में जो युद्ध जारी चल रहा है, जो हो रहा है, उसको हम समाप्त नहीं करेंगे। उसका बड़े कड़े तरीके से इन्होंने विरोध किया, जिसको आप बोलेंगे दृढ़ता से विरोध कर रहे हैं। ठीक है, और युद्ध विराम और बंधक रिहाई समझौते के लिए वो जो गहन कूटनीति के लिए अपने युद्ध मंत्रिमंडल को बुलाने वाले हैं, उससे पहले ही उन्होंने ये बात कह दी है कि हम जो है युद्ध को समाप्त करने का दृढ़ता से विरोध करते हैं। और इस घातक लड़ाई ने क्या कर दिया है, पूरे गाजा पट्टी को एक प्रकार से आप माने तो हिला कर रख दिया, बहुत समस्या पैदा हो गई है। और इसी समय आप देखेंगे कि जो हमास के आतंकवादी है, उन्होंने महीनों में पहली बार इजराइल के वाणिज्यिक केंद्र तल अवीव पर जो है मिसाइल से रॉकेट दाग दिए हैं, जिससे कि वहां के लोगों को रहने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ा। और इस वजह से इजराइल और क्रोध में हो गया और ज्यादा गुस्से में आ गया है, और उसने क्या कर दिया है, उसने युद्ध विराम करने से मना कर दिया है। इस पूरे कार्टून या फिगर में आप देख सकते हैं कि ये जो है ये पैलेस्टाइन है, फिलिस्तीन आप इसको बोलते हैं, ये इजराइल है, और ये यूनाइटेड नेशन और आईसीजी है। मतलब मछली इसमें सबसे बड़ी कौन सी दिख रही है आपको, इजराइल। कोई कंट्रोल नहीं है, जो यूनाइटेड नेशन है उसका भी कोई जो है असर दिख नहीं रहा है। ठीक है, आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, और आईसीजे जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वो उसका भी कोई असर खास पड़ नहीं रहा है इजराइल पर। ठीक है, ये पूरा आपका मामला है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। अब हीट वेव के बारे में एक आर्टिकल छपा हुआ है, उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो हीट वेव की जो आवृत्ति है, जो फ्रीक्वेंसी, मतलब हीट वेव कितनी बार आती है, उसी को हम बोलते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी। तो हीट वेव की जो आवृत्ति है उसमें बहुत भयंकर वृद्धि हुई है। अगर आप देखें तो 1979 से लेकर 1983 में औसतन लगभग 75 से जो 75 घटनाएं हुई थी हीट वेव की। कितनी घटनाएं हुई, 75 घटनाएं। और अब देखेंगे 2016-2020 में लगभग 98 घटनाएं हो गई। तो काफी बढ़ोतरी हुई है। अब देखिए, इसमें बताया गया है कि जो जेट स्ट्रीम है वह वायुमंडलीय तरंगों का मार्गदर्शन करती है,
जो पृथ्वी के घूमने के कारण उत्पन्न होती हैं और जो पृथ्वी की सतह के तापमान को प्रभावित करती हैं। जैसे जैसे जेट स्ट्रीम कमजोर होती है, ये तरंगे भी धीमी गति से चलती हैं, जिससे अधिक लगातार मौसम की घटनाएं होती हैं और उच्च और धीमी गति से चलने वाली गर्मी के अधिक दौर होते हैं। मतलब जो अधिक धीमी गति से चलने वाली, मतलब गर्मी बहुत ज्यादा पड़ेगी और बहुत स्लोली पड़ेगी। स्लोली मतलब चलती रहेगी बहुत। जो हम सोचते हैं कि गर्मी जो है मान लीजिए 10 दिन में खत्म हो जाएगी, वो गर्मी 20 दिन में खत्म होगी। तो ये पूरा मामला है। जो प्राकृतिक जलवायु परिवर्तनशीलता है और प्राकृतिक घटनाओं ने भी इसको प्रभावित किया पूरी तरीके से। और गर्मी की जो लहरें हैं वो जिस तरीके से बदल रही हैं, उसमें मानव गतिविधि और ग्रीन हाउस गैस ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान इसमें दिया है। ठीक है, जिससे कि क्या है, लंबे समय तक गर्म हवाएं चलती हैं और उन्होंने ही हीट वेव को लंबे समय तक टिकने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मतलब अगर हीट वेव बहुत समय तक टिक रहा है तो इसमें जो गर्म हवाएं हैं जो बहुत समय तक चल रही हैं, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाई हुई है। ठीक है, चलिए अब समझते हैं कि आखिर जेट स्ट्रीम क्या होता है। जो जेट स्ट्रीम है वो क्या होता है। तो जेट स्ट्रीम एक भू आकृतिक हवा है। ठीक है, इसको आप जियोस्ट्रोपिक बोलते हैं। ये जो हवा है ये आमतौर पर 20,000 से 5,000 फीट की ऊंचाई पर ऊपरी क्षोभ मंडल मतलब ट्रोपोस्फियर में, ठीक है, ट्रोपोस्फियर में जो है यह पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है और जब विभिन्न तापमान वाली वायु राशियां संपर्क में आती हैं, जैसे मान लो किसी वायु राशि का तापमान, मान लो इसका तापमान ज्यादा है, ठीक है, इसका तापमान कम है, तो जितनी ऐसे विभिन्न तापमान वाली वायु राशियां आपस में संपर्क में आएंगी तो जेट स्ट्रीम के जो आंतरिक हवा की जो गति है वो और ज्यादा बढ़ती हुई चली जाती है। ठीक है, और एक बात और समझिएगा, जो जेट स्ट्रीम है वो दोनों गोलार्धों, मतलब चाहे नदर्न हेमिस्फीयर हो चाहे सदर्न हेमिस्फीयर है, वो 20 डिग्री अक्षांश से ध्रुवों तक फैली होती है। ठीक है, 20 डिग्री, अभी हम आपको अगली वाले फिगर में आपको दिखाएंगे, 20 डिग्री अक्षांश से ध्रुवों तक फैली हुई होती है। इसलिए सतह का जो तापमान है वह अक्सर उस स्थान को प्रभावित करता है जहां जेट स्ट्रीम विकसित होगी। मतलब जहां पर भी जेट स्ट्रीम डेवलप होगी या बड़ी विकसित होगी, वहां का जो तापमान है वह जरूर प्रभावित होगा। और अगर हम विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार समझें तो जेट स्ट्रीम शब्द है जो है वह ऊपरी क्षोभ मंडल या समताप मंडल में लगभग क्षैतिज अक्ष के साथ केंद्रित एक मजबूत और संकीर्ण धारा को संदर्भित करता है। यह स्पष्ट ऊर्ध्वाधर और पार्श्व पवन कतरनी द्वारा प्रतिष्ठित है और इसमें से एक या अधिक वेग मैक्सिमा शामिल है। अब चलिए थोड़ा सा इसका जो चित्र है उसको समझ लेते हैं। ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा, देखिए इक्वेटर आपको दिख रहा है, ये इक्वेटर है जिसको हम बोलते हैं 0 डिग्री। ठीक है, और इसमें बताया गया है कि चाहे वो नदर्न हेमिस्फीयर हो चाहे वो सदर्न हेमिस्फीयर हो, उसमें यह 20 डिग्री से लेकर के, ठीक है, अगर हम आप इसको 20 डिग्री मान लेते हैं तो 20 डिग्री से लेकर के यह जो है पोल तक, ठीक है, 20 डिग्री से लेकर के पोल तक जो है जेट स्ट्रीम जो होती है वो दिखाई पड़ती है और वैसे ही ठीक उसी परिस्थिति में नीचे तक। तो जो यहाँ की एयर होती है जो 0 डिग्री से, या आप बोलेंगे 20 डिग्री से जो एयर जो आपको दिखाई पड़ती है उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल एयर। और ऊपर आप बढ़ेंगे जब, ठीक है, जैसे जैसे अक्षांशों से आप ऊपर बढ़ते जाएंगे आपको ये टेम्परेट एयर दिखाई पड़ेगी। ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या दिखाई पड़ेगी, पोलर एयर, मतलब बहुत ठंडी हवा होती है, इसको हम बोलते हैं पोलर एयर। ठीक है, तो इनके बीच में जो डिफरेंस होगा, जो टेम्परेट एयर और पोलर एयर के बीच में जो तापमान में जो अंतर दिखाई पड़ता है या तरह तरह की जो हवाएं आपस में मिलती हैं, तो ऐसे रीजन में जेट स्ट्रीम बनती है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे पोलर जेट स्ट्रीम। मतलब टेम्परेट एयर और पोलर एयर के मध्य में जो जेट स्ट्रीम का निर्माण हो रहा है उसको हम बोलेंगे पोलर जेट स्ट्रीम। और ट्रॉपिकल एयर और टेम्परेट एयर के बीच में जिस जेट स्ट्रीम का निर्माण हो रहा है उसको हम बोलते हैं सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। ठीक है, ऐसे ही आप सदर्न में जाएंगे, सदर्न हेमिस्फीयर में, तो ठीक वही प्रक्रिया जो है फॉलो की जाएगी। ठीक है, चलिए अब समझते हैं हीट वेव के बारे में कि हीट वेव क्या होती है। हीट वेव जो है यह बहुत ही गर्म मौसम की एक लंबी अवधि कहलाती है जो मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। क्योंकि भारत जो है एक उष्णकटिबंधीय देश है, ठीक है, भारत जो है
एक उष्णकटिबंधीय देश है, इसलिए यह हीट वेव के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील है। और इस समय हाल के वर्षों में देखा जाए तो इस समय हीट वेव जो है वो बहुत ज्यादा तीव्र हो गया। ठीक है, हीट वेव जो है वो बहुत ज्यादा तीव्र, या जिसको आप इंग्लिश में बोलेंगे फ्रिक्वेंट हो गया है। इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो आप लोगों से भी जो है एक गुजारिश है कि हीट वेव का मौसम चल रहा है, तो इस मौसम में जब भी आप घर से बाहर निकले तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि घर से बाहर दो तीन चीज फॉलो करिए। खाली पेट मत निकलिए। ठीक है, अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो खाली पेट बिल्कुल मत निकलें। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, कूलर या अगर एसी से बाहर निकल रहे हैं आप, ठीक है, कूलर या एसी से अगर बाहर निकल रहे हैं तो सीधे धूप के संपर्क में मत आइए। ठीक है, सीधे धूप के संपर्क से बचें। ठीक है, और तीसरी महत्वपूर्ण चीज, रोज कम से कम प्रतिदिन प्रतिदिन 8 से 10 गिलास पानी पिए। ठीक है, प्रतिदिन 8 से 10 गिलास पानी पीजिए। और चौथा महत्वपूर्ण बात, अगर हो सके तो दोपहर में 11 बजे से 2 बजे तक धूप को अवॉइड करें, मतलब धूप में ना निकलें। ठीक है, और चूंकि ये खबर जो आ रही है वो बता रही है कि तकरीबन 5 जून तक यही स्थिति रहने वाली है। तो अभी से मान लीजिए आज 27 मई है, तो आज से लेकर के 5 जून तक इसको आपको कम से कम फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, और इन सब चीजों से बचाव करेंगे तभी आप जो है अपनी तबीयत खराब होने से बचा सकते हैं। अदरवाइज प्रिपरेशन करते हुए अगर आपको लू लग गई या हीट वेव का आप शिकार हो गए तो आपकी पढ़ाई पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है, इसलिए इस पर ध्यान दें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमसे जुड़ने के लिए और देखने के लिए। तो कृपया करके इस वीडियो को भी अधिक से अधिक शेयर करिए, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और आगे जिससे कि हमको और ज़्यादा उत्साह मिलेगा और ढेर सारे वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।